बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर एक ही सांस में वंदे मातरम की कोई रिकॉर्ड बनाना चाहेगा तो यही बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी 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 जी, आप सारे क्रांतिकारियों को मेरा सलाम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है ये जज्बा आपके अंदर आता है, और पाजी का कैमरा जब घूमता है, इनका जब म्यूजिक साथ में होता है, सामने तिरंगा होता है, तो कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं से भी आता हो, वो छलांगे मारने लगता है। और ये जो छलांगे मारते हैं आप, उसी में बस मैं धीरे से आ जाता हूं और अपनी बात शुरू कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर मेरा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए हैं आप? पटना बिहार से। पटना बिहार से। क्या नाम है आपका? सज्जाद आलम। सज्जाद आलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और इन जनाब का क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल भाई, क्या बात है इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर? इलाज के सिलसिले में आए बच्चे के लिए। अच्छा अच्छा, मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि बहुत जल्दी से इनके चेहरे पे मुस्कान तो आ गई। धन्यवाद। जल्दी से सेहत इनको दें, बहुत बहुत सेहत मिले, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जनाब। हाँ जी, और आप कहाँ से हैं? सर नमस्ते, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद तो बहुत दूर हो गया। अरे दूर भी नहीं है, पास में ही है। पास में, आप समझ गए लोग कि पास है। फरीदाबाद बहुत पास। हाँ जी बोलिए। 24 अक्टूबर को अम्माजी हॉस्पिटल का उद्घाटन है जी। फरीदाबाद में। हाँ जी। मोदी जी खुद उद्घाटन करने आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी आऊँ क्या? आप भी आओ, वेलकम है आपके लिए। बहुत अच्छी बात है। काम क्या करते हैं आप? मैं हेयर कट करता हूँ सर। मैं आपके बालों में स्मूथिंग करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मेरे बालों में स्मूथिंग करना चाहता हूँ। स्मूथिंग करना चाहते हैं? बड़े बड़े लोग तो हार गए, लेकिन आप स्मूथिंग अगर कर लेंगे तो यकीनन मुझे फरीदाबाद फिर आना पड़ेगा। आओ बिल्कुल, मैं वेलकम आऊंगा, है। जरूर आएंगे। आप क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू, आपके काम में बहुत बरकत हो, ऊपर वाला आपको खूब खूब अच्छा आपका आशीर्वाद उंगलियों में होना चाहिए, जादू आए आपके, और तमाम सारे लोग आपके पास पहुंचे। आओ ना, वेलकम कर, है। करवा लेंगे, पहले आपका करवाएंगे ट्रायल, उसके बाद अपना होगा। देखो जिनके बाल उड़ रहे हैं इनके तो ना आ सके, नहीं, उनके उड़ी हुए बाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तमाम वो लोग हैं जो एक कुनबे को बनाते हैं। कुनबा सब जुड़ता है तो बहुत सारे जुड़ के लोग जो बनते हैं, वो देश है, वो मुल्क है, वो मोहल्ला है, पाड़ा है, तमाम सारे। जी शुक्रिया साहब। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़चिरौली से हूँ। गढ़चिरौली से। ओए होए, एकदम महाराष्ट्र का एकदम वो बॉर्डर। जी कहिए। मैं राहुल त्रिवेदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राहुल त्रिवेदी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं, बीजेपी से सवाल पूछना चाहते हैं। जी। आपने जब से सत्ता बनाई है तब महंगाई आसमान छू रही है, और दूसरी चीज आप विपक्ष को घेर रहे हो, विपक्ष को कमजोर कर दिया है आपने। विपक्ष को आज अच्छे विपक्ष की जरूरत है। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ, परेशान मत हो। इन्होंने कहा कि आपने विपक्ष को बहुत कमजोर कर दिया है, तो विपक्ष को आप थोड़ा बहुत पेट्रोल क्यों नहीं देते, आप ताकत क्यों नहीं देते विपक्ष को? और दूसरा इन्होंने कहा, जो बहुत सीरियस को सवाल है, कि महंगाई के मुद्दे पे आपने अभी तक कोई बड़ा काम क्यों नहीं किया, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी। ये आप वो गढ़चिरौली से हैं और आप हैं महाराष्ट्र धुलिया से हैं। जी आप जनाब आज का एक मिनट रुको पिंटू जी। मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं जी, एक मिनट आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अभय राय। अभय राय। क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं पत्रकार हूँ अभी। मैं बिल्कुल, नजरें मेरी बिल्कुल ठीक पकड़ती हैं। आप बहुत देर से खड़े थे और मैं देख रहा था कि मैं आपके पास आऊंगा। जी संयत रखें, संयम रखें और काबू रखें जबान पर। मैं आता हूं आपके पास। जी खाला का घर नहीं है ये, ध्यान रखना। जी जी आया जी। महंगाई पे मैं बता दूं कि आज भी जो खुदरा महंगाई दर है वो 7% से कम है आज के तारीख में भी, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 साल कोरोना और उसके बाद रसिया यूक्रेन वार, आज पूरा विश्व जो है वो मंदी के दौर में है, सिर्फ भारत को छोड़ के। आपने श्रीलंका की हालत देख ली, आप पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं, आप किसी भी पड़ोसी मुल्क की हालत देख सकते हैं। उस हालात में भी भारत बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है, और हम लोग अपने यहां पर महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले का सवाल का जवाब। दूसरा जवाब, हम लोगों ने विपक्ष को कमजोर नहीं किया है। विपक्ष कौन? तृणमूल कांग्रेस, उसके नेता के यहां से 50 करोड़ मिलता है। विपक्ष कौन? आम आदमी पार्टी, जिसके 2 महीना से जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, करोड़ों रुपए मिलता है, और करोड़ों रुपए का वो अपने घर खरीदकर जमीन खरीदते हैं। विपक्ष कौन?
कांग्रेस पार्टी जिसके अनिल देशमुख 9 महीना से जेल में है। विपक्ष कौन? एनसीपी, जिसके नेता नवाब मलिक 2 महीना से जेल में है। विपक्ष कौन? शिवसेना। सवाल यह था कि आप विपक्ष को कमजोर क्यों करते हैं। मैं आया आपका वन बाई वन। प्रतीक जी, इनसे जरा ये पूछिएगा हाँ। कि शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे वो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल थे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी थे, और जैसे ही वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आए, अमित शाह ने सर्फ के साथ धो दिया उनको। मुकुल रॉय आए, हेमंत विश्व शर्मा आए, वो 40% कमीशन लेने वाले कर्नाटका के मुख्यमंत्री आए, तो उन लोगों के ऊपर एजेंसी काम क्यों नहीं कर रही है? राइट। कोई भी पार्टी कमजोर और मजबूत कैसे होती है यह समझना जरूरी है। यह होती है सीट से। जनता किसको वोट देती है वो मजबूत होता है, जिसको नहीं देती वो कमजोर होता है। कोई भी सरकार किसी को कमजोर नहीं बना सकती। मैं सहमत हूं आपकी बात। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार सेक्शन 25 की बात कर रहे थे। ये सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं ना सब, झूठे होते हैं लोग। सबको पता है हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या होती है या नहीं होती है, अपराध होते हैं। अगर कोई अपराध हत्या के अपराध में बच जाता है, इसका क्या मतलब हत्या नहीं हुई? हुई है, उसको प्रूव करना होता है। अभी जांच चल रही है, जांच चलते वक्त अगर आपको परेशानी हो रही है, आपके पास अदालत है। 242 याचिकाएं दर्ज गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने पांच बिंदुओं पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ईडी जो कर रही है वह सही कर रही है और उसके क्या पावर है। उतना ही नहीं, अक्यूज के क्या अधिकार होंगे, जो आरोपी हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके अधिकार का भी संरक्षण किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर उसके बाद सारे 17 मौसेरे भाई मिले और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो गलत है, ये बड़ा खतरनाक है। आपको किस पे विश्वास है आज आप बताइए? आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, आपको संसद पे विश्वास नहीं, आपको सरकार पे विश्वास नहीं, आपको यहाँ खड़ी जनता पे विश्वास नहीं जिसने सरकार बनाई है, आपको किस पे विश्वास है? जनाब ये सवाल तो आपके ऊपर आ गया। देखिए, पहली बात ये कि जिस प्रकार से बताया उन्होंने कि शुभेंदु अधिकारी जब उनके ऊपर 2021 में ईडी उनको एक्यूज बनाती है, लेकिन जब वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते हैं 2022 के अंदर, तो वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके कोई करप्शन की नहीं होते। दूसरी बात एक और, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान व्यापन घोटाले क्या हुआ, येदुरप्पा का क्या हुआ, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? ईडी उनके घर तक कब जाए? दूसरी बात, आज गुजरात की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, गुजरात के अंदर दारू पीने से, नकली दारू पीने से 75 लोगों की मौत हो गई, और गुजरात की गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि जो शराबबंदी है उसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपए का लॉस होता है। तो 15,000 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहा है? कौन से नेता जेब में जा रहा है? उसकी जांच कब होगी? जो उन जब तर्क नहीं होते तब कुतर्क होता है। जब आपके क्रोध आपके आपे में नहीं रहता तब आप गालियां देते हैं, यही होता है। मैं आपको बता दूं, आप अपनी बात करें। आज आप दूसरों की बात मत करें, आज अपनी बात करें आप। दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने शराब के अपने लाइसेंस देने में कर दिए, 12,000 करोड़ का। और जब सीबीआई की जांच माननीय उपराज्यपाल ने बिठाया तो तुरंत अपनी नीति को इन्होंने वापस ले लिया। मलिक साहब, माफी चाह रहा हूं, बहुत देर से कश्मीर में आया, लेकिन आप ये ना कहिएगा कि कश्मीर में तो आप देर से ही आते हैं। नहीं, मैं आ गया। मैंने आपके स्वागत में भी ये बात कही थी, आप खड़े थे। मैं प्लीज मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले साल वहीं पे आज की तारीख में श्रीनगर में था, डिबेट किया था, लाल चौक पे डिबेट किया था। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बहस में शरीक होइए जी। सर जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल ऐसी है गुलस्तान हमारा। मैं पहले नीरज जी को एक बताना चाहता हूं कि जिस तरह के अल्फाज इसने ईडी के खिलाफ बोले हैं, और मैं इसकी माफी से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इसको फौरन अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए। सुनिए ना बात पूरी सुनिए मेरी बात। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कोई किसी का गला काटेगा तो सॉरी कहेगा। पहली बात, देखिए, डिबेट में बैठने का मकसद होता है कि हमें समय को ढूंढना है। ईडी इतना अच्छा काम कर रही है, हमारा एनआईए जो है इतना अच्छा काम कर रही है। मैं चाहता हूं हमारे जम्मू कश्मीर में भी, जैसे अभी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी अभी ईडी ने छापा डाला, राहुल गांधी के पास डाला, या और किसी के। मैं चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर सुगामी है, हमारे जो मंत्री रहे हैं हमारे कश्मीर में, जावेद डार साहब हैं, और भी कई मिनिस्टर्स हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनकी संपत्तियां देखो ना अरबों खरबों में इन कांग्रेस वालों ने क्यों। देखिए, मैं मलिक साहब एक बात तो कहूंगा, कहने से कुछ नहीं होगा, साक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद उन्होंने कहा मैं शब्द अपना वापस लेता हूं। मलिक साहब, आई एम कमिंग टू यू। मैं पूरी बात करेंगे, आप मुकर्रर करेंगे, पूरी बात अपनी कहेंगे, मैं सुनूंगा।
सुनूंगा, लेकिन मैं आपको जो क्लैरिफिकेशन देना था मैंने कहा, उन्होंने अपना शब्द मुझे वापस ले लिया। हाँ, मैं चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह कांग्रेस ने बर्बादी तबाह किया, इस देश को भी किया, हमारे जम्मू कश्मीर को भी किया, और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी वहां जो हमारे मंत्री मिनिस्टर्स एमएलए रहे हमारे, कांग्रेस के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे, एनआईए कार्रवाई करे, जिस तरह 370 के बाद किया था। कई जेलों में गए थे, हमारे 3 चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से जेल में थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, महबूबा मुफ्ती थी, इस तरह और भी उनके खिलाफ। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मैं मोदी जी से क्या, मैं गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो उनकी प्रॉपर्टीज, जो बेनामी संपत्तियां उन्होंने बनाई हैं। किन्होंने? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने, मिनिस्टर्स ने, उमर अब्दुल्ला ने, नासिर सुगामी ने, जावेद डार ने, ऑल एमएलएज ने, जो कांग्रेस के मतलब मिनिस्टर रहे हैं, तबाही मचा दी जम्मू कश्मीर में। देखिए, मैं किसी के कहने से, इल्जाम लगाने से, मुझे मालूम है कि कार्रवाइयां नहीं होती हैं। कार्रवाइयां होती हैं साक्ष्य से, सबूत से। अगर साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे, तो ऑफकोर्स वो तुरंत वो हरकत में आएगी। लेकिन मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है आपके पेट में बहुत दर्द है, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे मालूम है। अब मैं ऐसे नहीं पूछूंगा। मैं दुनिया घूमते हैं आप, पूरी दुनिया घूमते हैं, हाथ में कैमरा होता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, आज यहाँ आ गए। घूमते घूमते मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जब जाते हैं दुनिया में, दूसरी जगह जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं, यहाँ यही आपका मुल्क है, तो कुछ देखते हैं, फर्क देखते हैं, यहाँ की चीजें देखते हैं, क्या चीज अच्छी है जो पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नीरज भाई ने बोला, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा इस मामले में कि उन्होंने जो गलती की, जो गलत शब्द इस्तेमाल किया ईडी के लिए, वो वापस ले लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है, वो अपनी गलती करके उसको मानने में क्यों पीछे हटती है। सबसे शुरुआत की जाए तो जैसे नोटबंदी की हमने, उसके बाद जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है, उसके बाद ईडी का दुरुपयोग। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। आप कुछ भी दस्तावेज बना दे किसी के भी खिलाफ, क्योंकि पावर आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने किसी भी विपक्षी को नीचा दिखाने के लिए, अपने विपक्षी को नीचा दिखाने के लिए, किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ उसे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारी मोदी सरकार करिए, क्या वो कभी इस बारे में जवाब देगी? राइट जी। प्रतीक जी, पूरी बहस के लिए मैं एक सवाल करता हूं, और शब्दों पे मेरे पे गौर करिएगा। नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, कांग्रेस के विपक्ष के लोग ध्यान दें, उसका मालिक कौन है? यंग इंडिया का मालिक कौन है? और कांग्रेस का मालिक कौन है? मैं फिर रिपीट करता हूं, एजेएल, यंग इंडिया और कांग्रेस का मालिक कौन है? इसका उत्तर दे दीजिए, सारा पहला विषय खत्म हो जाएगा। दीजिए प्लीज। प्रतीक जी, पॉलिटिकल पार्टी का तो मालिक नहीं होता सबसे पहले। अब जहां तक बात आई एजेएल की और यंग इंडिया की, देखिए एजेएल और यंग इंडिया की अगर लॉ की भाषा में समझा जाए तो दोनों अलग एंटिटी है, दोनों अलग लोग हैं, अलग लोग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। कांग्रेस के मित्र ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस जो है का कोई मालिक नहीं है, सबकी पार्टी है। तो मेरा प्रश्न नंबर 1, 90 करोड़ का आप लोन देते हैं, किससे पूछ के दिया था? माफी की बात हो रही है क्या? जो स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, उनसे चर्चा कर रहे हैं क्या आप? जवाब दीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो इस तरीके के डिसीजन लेते हैं, जी नहीं, उसके अंदर 21 लोग हैं, अलग परमानेंट इनवाइटीज हैं, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है। उन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि जब हमारा जो एजेएल था वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने की स्थिति में नहीं था, तो अग्निवीर वाले लोग नहीं समझेंगे कि किस तरीके से परिवार चलाया जाता है, तो उनकी सैलरी के लिए, उनकी पेंशन के लिए हम लोगों ने जब लोन दिया तो सबसे पूछ कर दिया। प्रतीक जी, इनने जो बात कही और हमारे दूसरे बंधु ने पूछा, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इसको साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं वो प्रारंभिक स्टेज में है। तो अभी उसको आप होने दीजिए। नहीं, मैं मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये जांच पूरी होनी चाहिए। अब जो ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह नहीं होगा, रण होगा, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी कहती है, क्या उसने गांधी का मार्ग छोड़ दिया है? आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चलते सदन में समन किया गया, वो सदन की कार्रवाई छोड़कर गए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया। तो इससे ज्यादा कोऑपरेशन और क्या चाहिए? प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया ईडी जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के दायरे में काम कर रही है। सबसे पहले उन्होंने कंप्लेन फाइल की,
कंप्लेन के बाद उन्होंने इंट्रोगेट किया, पूछताछ हुई, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, बाकी लोग हों। उसके बाद वो नेशनल हेराल्ड को सीज किया गया है, उसके बाद उसके ऑफिस को सीज किया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस प्रक्रिया में अगर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर नेशनल हेराल्ड से और राहुल गांधी सोनिया गांधी का ताल्लुकात नहीं है तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों कांग्रेस? आया मैं जी बाबूजी, किधर से आना हुआ? शाहदरा से, ईस्ट दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर त्यागी। कौशल किशोर त्यागी जी, क्या काम करते हैं आप? हम मार्केटिंग में। मार्केटिंग में? तब तो बहुत तेज आदमी होता है मार्केटिंग का आदमी तो। इन भाई साहब का सवाल था महंगाई के ऊपर। हाँ। महंगाई कम क्यों नहीं होती? क्या पढ़े लिखे या कोई मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं हर पार्टी के अंदर, वो क्यों नहीं कर पाए आज तक जो है काम? हाँ, तो आप बताओ, मार्केटिंग के आदमी हो आप? मार्केटिंग के आदमी हैं, लेकिन ये जो इतने लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, इनके पास कोई बातों के अलावा कोई चीज है क्या? ये क्यों नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हो कि ये यहाँ पे महंगाई कम कर देंगे? क्यों नहीं करना चाहते? अरे जैसे आप हर चीज को बेच देते हो, ये भी अपनी बातों को बेच देते हैं। मार्केटिंग का जमाना है भैया। अरे गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। तो क्या इनसे गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी, महंगाई कैसे? उसके लिए तो कुछ आंकड़े और आंकड़ों के साथ कुछ काम, तभी होगा।